मेरी आवाज जा रही है? फिर रिप्लाई देंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्विक रिवीजन सीरीज 2020 एमसीक्यू बूस्टर सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे यूनिट प्लान फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, peroxisomes are involved in which of the following reaction pertaining to plant photosynthesis? चल बताएंगे आप सभी लोग। पहला कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिटिक साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरोक्सिसोम किस साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? चलिए रिप्लाई करिए सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? चल देखते हैं हम लोग। सी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। जैसा कि आपको पता है कि फोटो रेस्पायरेशन फिनोमेना के बारे में आप जानते हैं, जहां 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। फोटो रेस्पायरेशन फिनोमेना के अंदर आप जानते हो कि जहां पे 3, आपको पता होगा, फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते रहते हैं। आपको पता है फोटो रेस्पायरेशन C3 साइकिल के अंदर होता है, जहां पे रुबिस्को एंजाइम की साइट पे सेम साइट होती है कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन की। और जब ऑक्सीजन का लेवल हाई जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से, तब उस समय फोटो रेस्पायरेशन फिनोमेना चलता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसे कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिलेट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसे कहते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है, ये ध्यान रखने की बात होती है यहाँ पे, है कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का होता है। यही कारण है कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को C2 साइकिल, फोटो रेस्पायरेशन, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपका। In C3 and C4 plants, primary carboxylation takes place with the help of. Most important question for upcoming jobs. सभी लोग रिप्लाई देंगे। पेप कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज एंड RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। रिप्लाई करेंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C3 और C4 प्लांट के अंदर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन किसकी सहायता से होता रहता है? चलिए, तो आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आंसर आपके सामने ही है, नीचे दिया हुआ है। आप ध्यान देंगे कि RUBP कार्बोक्सिलेज, जिसे कहते हैं रुबिस्को, जो मेन कार्बोक्सिलेशन एंजाइम होता है C3 के अंदर, और C4 के अंदर जो होता है पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है, जो C4 प्लांट्स के अंदर क्या होता है? प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। C3 साइकिल स्टोमा में होती है। C4 साइकिल जो होती है, या C4 प्लांट्स के अंदर जो C4 साइकिल चलती है, वहाँ डाइमार्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। आपने पढ़ा होगा, एक बंडल स्थित क्लोरोप्लास्ट होता है और दूसरा क्या होता है? मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पे प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम होता है, साइटोसॉलिक एंजाइम होता है, उसे कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। वहीं C3 के अंदर रुबिस्को मेन एंजाइम होता है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। वो बताना है द फंडामेंटल फीचर ऑफ क्रेंज एनाटॉमी ऑफ C4 प्लांट इज। द फंडामेंटल फीचर ऑफ क्रेंज एनाटॉमी ऑफ द C4 प्लांट इज, पहला ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल सी सेल एंड ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल। बी ऑप्शन, presence of granular chloroplast in the bundle cell and a granular chloroplast in the mesophyll cell. C option, presence of chloroplast in epidermal and mesophyll cell. D option,
प्रेजेंस ऑफ ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन बोथ म्यूजोफिल एंड बंडल सेल। रिप्लाई देंगे सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर, चलिए देखते हैं हम लोग। ए ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द बंडल सेल एंड ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इन द म्यूजोफिल। जैसा कि आप जानते हो, यदि आपको याद हो, तो C4 प्लांट जो होता है, C4 प्लांट जो होते हैं, जो कि ट्रॉपिकल प्लांट बेसिकली होते हैं, यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यदि आप देखो क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूं, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डाइमॉर्फिक होता है। आप डाइमॉर्फिक, जैसे आप देखो शुगर केन की लीफ को देखो, तो शुगर केन की लीफ में देखो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? एक आपका बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होगा, एक ही लीफ के अंदर दो तरह क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, दूसरा होता है मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखेंगे कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? C4 प्लांट के अंदर, जिसे क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। शुगर केन की लीफ काटा गया तो उसके अंदर दो तरह के क्लोरोप्लास्ट को देखने का। जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि मेन कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम जो होता है उसे कहते हैं पेप कार्बोक्सिलेज, और यहां मेसोफिल के अंदर C4 साइकिल रन करती रहती है। और बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या होता है? एक ग्रेनल होता है, यहां ग्रेना एब्सेंट होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है, यहाँ ग्रेन एब्सेंट होता है, और यहाँ पे C3 साइकिल चलती है। कौन साइकिल चलती है? C3 साइकिल चलती है। याद रखिएगा, C3 साइकिल चलती रहती है। यहाँ जो साइकिल चलती है उसे कहते हैं C3 साइकिल। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो साइकिल चलती है उसे कहते हैं C3 साइकिल। तो आपने देखा कि क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होता है, और वहाँ पे एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? बंडल शीथ, जहाँ C3 साइकिल चलती है। जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ ग्रेना प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे जो मेन कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम होता है वह कौन होता है? पेप कार्बोक्सिलेज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, मैक्रोमोलेक्यूल्स काइटिन इज। ऑप्शन बताएंगे आप, काइटिन क्या है? सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। तो याद रखिएगा, काइटिन क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड्स। आपको बताना है, दिस इज ए रॉन्गली मैच्ड पेयर। कौन रॉन्ग मैच पेयर है? एल्कोहल नाइट्रोजिनेस, डिटर्जेंट नाइपेस, टेक्सटाइल एमाइलेज, फ्रूट जूस फैक्टिनेस। फ्रूट जूस फैक्टिनेस। तो आप बताएंगे हमें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए। नाइट्रोजनेज एंजाइम के बारे में आप जानते हो कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता रहता है। आपने देखा होगा राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया के बारे में, जब ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट के रूट के अंदर जब नाइट्रोजन को फिक्स करता रहता है, तो वहां जो एक्टिव एंजाइम्स होता है उसका नाम क्या है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इन रेनी सीजन द डोर गेट स्वेल्ड अप ड्यू टू। रेनी सीजन में जो डोर स्वेल कर जाते हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन ट्रांसपायरेशन, बी इम्बाइजेशन, सी डिफ्यूजन, डी ऑप्शन है रेस्पायरेशन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आ जाता रहता है। तो क्या आंसर होगा? लोग रिप्लाई देंगे इम्बाइवेशन। इम्बाइवेशन के कारण ही क्या करता है? डोर स्वेल कर जाते हैं, और रेनी सीजन में क्या होता है? इसीलिए लॉक नहीं होते रहते हैं, जाम हो जाते रहते हैं। ये सारी चीजें आपको जानने की होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रेट को क्या प्रभावित नहीं करता है? टेम्परेचर, प्रेशर, एटीपी लेवल, कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट। तो आपको पता है डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जो एटीपी इंडिपेंडेंट होता है।
एटीपी की जरूरत वहां उसको जरूरत नहीं होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह मॉलिक्यूल अपने आप डिफ्यूज हो जाते रहते हैं। तो आप देखोगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस में एटीपी का कोई रोल नहीं होता रहता है। नेक्स्ट, एलिमेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, phospholipids, ATP, ADP and NADPH is, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी और एनएडीपीएच? फास्फोरस, सोडियम, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें कौन सा कंपाउंड पाया जाता रहता है। ए, आपको पता है फास्फोरस फास्फोलिपिड्स में, एटीपी में, एडीपी में और एनएडीपी में सभी में मेजर एलिमेंट होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। आपको बताना है कि क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन सा कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, कौन से एलिमेंट्स? आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट, कॉपर एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती रहती है? ए, आयरन और मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम इन विच एलिमेंट इज मेजर कंपोनेंट? नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम जो होता है जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नन ऑफ द अबव। चलिए रिप्लाई देंगे। नाइट्रेट रिडक्टेज सिस्टम में कौन सा एलिमेंट काम करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आपके आ चुका है, बेसिक सा क्वेश्चन। मोलिब्डेनम। जैसा कि आपको पता है नाइट्रेट नाइट्रोजन के एसिमिलेशन में जो एंजाइम्स काम करते हैं, नाइट्रोजिनेस उसके फिक्सेशन में, नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज अमोनिया एसिमिलेशन में हेल्प करते रहते हैं। इस समय जो मेजर एलिमेंट होता है जो नाइट्रेट रिडक्टेज के सिस्टम में काम करता है उसका नाम क्या है? मोलिब्डेनम। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन? पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? पहला ऑप्शन सोडियम, दूसरा बोरान, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट। रिप्लाई देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आप सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका आंसर क्या होगा? बी, बोरान। बोरान जो होता है कि पोलन जर्मिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ड्यूरिंग पोलन ट्यूब फॉर्मेशंस और पोलन को जो जर्मिनेट करना होता है तो बोरान की जरूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग रिप्लाई देंगे। हमको इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? रिप्लाई देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा? चलिए रिप्लाई दीजिए आप लोग। क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर ए, क्लोरीन। आपको पता है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ओईसी पिगमेंट सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 2 के अंतर्गत ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें जो मेजर इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो क्लोरीन होता है, कैल्शियम होता है, जो कि एस स्टेट मैकेनिज्म में हेल्प करता रहता है। तो आपको याद रखना है क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम नहीं दिया है तो क्लोरीन मेजर एलिमेंट है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के लिए, याद रखिएगा। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लेग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट द एक्टिविटी ऑफ। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर लेग हीमोग्लोबिन किसकी एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता रहता है? नाइट्रोजिनेस, प्रोटीएजेस, नाइट्रेट रिडक्टेज। डी ऑप्शन आपका है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। तो आप रिप्लाई देंगे हमको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेग हीमोग्लोबिन किसकी एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करता रहता है? बताएंगे आप सभी लोग। नाइट्रोजिनेस।
आपको पता है कि लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर की भूमिका निभाता है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है नॉड्यूल के अंतर्गत, उस समय ऑक्सीजन की प्रेजेंस नाइट्रोजनेज एंजाइम को डीएक्टिवेट कर सकती है, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती है। उसकी प्रोटेक्शंस के लिए लेग हीमोग्लोबिन चारों तरफ एक आउटर कवरिंग क्रिएट करता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल हाई ना होने पाए और नाइट्रोजन एंजाइम डीएक्टिवेट ना होने पाए और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान नाइट्रोजनेज की ऑक्सीजन से एक्टिविटी कम होना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड मेटाबॉलिज्म विच एलिमेंट इज प्ले मेजर रोल? बताएंगे सभी लोग, क्या ऑप्शन होगा इसका, इस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। डी, मोलिब्डेनम। जैसा कि मैंने पीछे बोला है, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, these are the major nitrogen fixation elements which are involved during nitrogen fixation। आप सभी लोग रिप्लाई देंगे, द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एंजाइम एक्शन इज। कौन सा स्टेटमेंट गलत है एंजाइम एक्शंस के बारे में? पहला ऑप्शन आपका है, एडिशन ऑफ ए लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। बी ऑप्शन, द सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम एज इट्स एक्टिव साइट। सी ऑप्शन, a non-competitive inhibitor bind the enzyme at the site distinct from that which bind to the substrate। D option, malonate is a competitive inhibitor of succinic dehydrogenase। चलिए, आप सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में आता है, एंजाइम काइनेटिक्स से, एंजाइम इनहिबिशन से पूछता है, तो रिप्लाई देंगे हमें आप। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए हम लोग देखते हैं। ए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना आपको है, तो ए आपका स्टेटमेंट गलत है। एडिशन ऑफ ए लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय द मैलोनेट। आपको पता है कि जो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल जो होता है मैलोनेट होता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक होता है। ये जब सक्सिनेट के इनहिबिशंस को, जब सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के इनहिबिशन को कम करता है बाय मैलोनेट। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन गलत है। द सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम इन द एक्टिव साइट, ऑप्शन सही है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर आप जानते हैं कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों एक ही साइट पे बाइंड करते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन कहता है, ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट व्हिच बाइंड टू द सबस्ट्रेट। आपको पता है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो उसी बाइंड पे कम्पीट करता है, एक ही साइट पे बाइंड करता रहता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है उसकी कैटालिटिक साइट जो होती है और जो इनहिबिटर की कैटालिटिक साइट होती है, इनहिबिटर अलग प्लेस पे बाइंड करता है, उस साइट पे नहीं बाइंड करता रहता है। तो सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन कहता है, मैलोनेट इज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, तो बिल्कुल सही है। मैलोनेट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का। तो याद रखिएगा, इसमें गलत कौन है, ए ऑप्शन। जब हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इनहिबिटर अपने आप हट जाता है, लेकिन वहां कर रहा है नॉट रिवर्स कर रहा है, नॉट वर्ड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वहीं से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट। एंजाइम इनहिबिशन के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? सभी लोग रिप्लाई देंगे। ए, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। बी ऑप्शन, non-competitive inhibition of an enzyme can be overcome by adding a large amount of the substrate. C option, a competitive inhibition is observed when the substrate and inhibitor compete for the active site on the enzyme. D option, competitive inhibition is observed when substrate compete with
एन एंजाइम टू बाइंड टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। चलिए आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम्स को आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग रिप्लाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आता रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन is observed when substrate and inhibitor compete for the active site and the enzyme। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वह होता है जहां सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक ही साइट पे कम्पीट करते हैं बाइंडिंग के लिए। तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कहता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज ऑब्जर्व व्हेन सबस्ट्रेट कम्पीट विद द एंजाइम टू बाइंड टू एन इनहिबिटर प्रोटीन। तो डी भी गलत ऑप्शन है। ए ऑप्शन कहता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इरिवर्सिबली। तो आपको ध्यान रखिएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कभी भी इरिवर्सिबली बाइंड नहीं करता रहता है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बारे में जानने की जरूरत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज मेनली, डिफ्यूजन क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, डी बायोलॉजिकल प्रोसेस। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन में आता रहता है, बेसिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी फिजिकल प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है और आप जा रहे हैं, इसका ऑलरेडी दिया, स्टेटमेंट दिया है, आप आंसर भी दिया हुआ, तो आप देख सकते हैं क्या। पंप्स आर प्रोटीन दैट यूज एनर्जी टू कैरी द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। बी स्टेटमेंट कर रहा है दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। आपको पता होना चाहिए, जब प्रोटीन पंप के रूप में यूज किया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट का, तो यह एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी क्या है, फॉल्स है। याद रखिएगा, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का फिनोमेना है। ओके, तो आप इस तरह से आप देख सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फिनोमेना है, जहां स्टेटमेंट प्रोटीन पंप जहां यूज किया जाता रहता है वहां पे लो कंसंट्रेशन से हाई ग्रेडियंट की तरफ जाता है, एटीपी की जरूरत पड़ती रहती है। और यहाँ पे स्टेटमेंट बी दिया हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो स्टेटमेंट बी क्या है, गलत है और ए स्टेटमेंट सही है। इन विच फॉर्म कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द प्लांट। कैल्शियम प्लांट के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता रहता है, रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या होगा, रिप्लाई देंगे आप लोग। ए कैल्शियम पेक्टेट के रूप में प्लांट्स के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट फॉर C3 plant is greater than C4 plant because C3 plants contain A. dark respiration is high, B. dark respiration is lower, photorespiration is present, D option photorespiration is absent। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमन जो बार बार एग्जाम में आता है, यदि आपने प्लांट फिजियोलॉजी में फोटो रेस्पायरेशन को अच्छे से पढ़ा है, C3 प्लांट को कंपेयर किया है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं और आप सभी लोग आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कंपनसेशन पॉइंट। आंसर देखते हैं हम लोग, सी। आपको पता है C3 साइकिल के अंदर जो C3 प्लांट्स होता है वहां पे फोटो रेस्पायरेशन होता रहता है, और C4 प्लांट या C4 साइकिल जहाँ चलती है वहाँ फोटो रेस्पायरेशन बहुत लो होता है, नेग्लिजिबल होता है या एब्सेंट होता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट्स का ज़्यादा होता है C4 प्लांट के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स के साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होती है ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट हाई हो जाता है C3 का C4 के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप जानते हैं द रीजन ऑफ द विजुअल लाइट विच इज द मोस्ट यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल लाइट्स कौन सी है? तो आप सभी जानते हो रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। रेड लाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन रिडक्शन साइकिल इन ग्रीन लीव्स net production of one molecule of glyceraldehyde 3-phosphate require one of the following combination of energy equivalent। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल C3 साइकिल के दौरान ग्रीन लीव्स के अंदर ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जब हम यूज करते हैं तो कितने ATP और NADP की जरूरत हमको पड़ती रहती है उसको रिड्यूस करने के लिए? 9 NADPH and 6 ATP, 3 NADPH and 9 ATP, 2 NADPH and 3 ATP, 6 NADPH and 9 ATP। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आया है, सभी लोग रिप्लाई देंगे हमको, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका बताएंगे आप लोग। चलिए, इसके आंसर की मैं बात करूं तो आप अगर देखें तो आपको पता है एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ती रहती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में फिक्स करना है तो कितना ATP चाहिए? 3 ATP और 2 NADPH। और आपको पता है फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कितना ATP चाहिए? 18 ATP और 12 NADPH चाहता है। यही कारण है कि आप जो इक्वेशन पढ़ते हो, आप क्या पढ़ते हैं? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 18 ATP प्लस 12 NADPH इक्वल टू C6H12O6। तो आप देखते हो जो फूड मटेरियल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बात करते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 ATP चाहिए। अब आपको बताना है एक कंपाउंड दिया है, याद रखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। आपको बताना है कि अब जो आपके सामने दिया है इसको ध्यान रखने की है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। आपको पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। बस यही ध्यान करना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ है वो कितने कार्बन का है। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन का है, तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए, तो 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितने ATP चाहिए? आपको पता है, अब अच्छे से आप इसका आंसर दे सकते हो कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP, तो 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए? 3 3 9, यानी हमें चाहिए 9 ATP। अब आपको याद रखना है 9 ATP और 6 NADPH। कैसे होगा? एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का मतलब 3 3 9। 9 NADPH याद रखिएगा, 9 ATP और 9 ATP चाहिए और NADPH कितना हमको चाहिए? आपको ये बात पता है कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 2 NADPH चाहिए, तो 3 कार्बन फिक्स करने के लिए 6, तो 6 NADPH और 9 ATP इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 9 ATP इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका अगर आंसर की बात करूं तो डी ऑप्शन। याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वह कंपाउंड जो दिया गया हो कितने कार्बन का है। और बेसिक का कॉन्सेप्ट आप जानते हो, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH और 2H2O की जरूरत पड़ती रहती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 ATP, 12 NADPH और 12 वाटर मॉलिक्यूल चाहता रहता है। तो इस तरह से जो दिया गया कंपाउंड क्वेश्चंस के अंदर है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है जो 3 कार्बन का है। एक कार्बन के लिए 3 ATP, तो 3 कार्बन के लिए कितना हो गया? 9 ATP चाहिए। एक कार्बन के लिए 2 NADPH, तो 3 कार्बन के लिए 6 NADPH। सो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाया जो बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ था। होपफुली आपके एग्जाम्स में इससे हेल्प मिल सकती है। थैंक्स टू ऑल।